हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर हिमाचल के करंट अफेयर शुरुआत करने वाले हैं नए साल में। जनवरी के पहले 15 दिनों में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। वो कोई अवार्ड हो सकता है, कोई ऑनर हो सकता है, कोई नई टनल हम लोग ने इनॉग्रेट की है, कोई स्कीम है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं अक्सर हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ये सारी जितनी भी न्यूज़ है ये आपके एलाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एचएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एनटी का पेपर भी होता है तो उसमें अच्छा खासा पोर्शन जो है करंट अफेयर्स के लिए रखा जाता है। तो अभी हम लोग जो है 2024 की न्यूज़ यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाते हैं जिसमें कि हम महीने में 1, 2 या 3 वीडियोस में कवर करते हैं करंट अफेयर्स को, डिपेंडिंग कि कितने से हैं। इन्हीं को मिलाकर एक कंपाइलेशन भी बनाई गई है 2023 के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप एलाइड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें से 60 सवाल सीधे जो है मिक्स है हिमाचल जी के और आपका करंट अफेयर्स दोनों में ही ये आता है। तो फिर उसके लिए आपको ये ज़रूर इसको पढ़ना है। ये फ्री है, अवेलेबल टेलीग्राम के ऊपर है। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। एंड आई एम वेरी श्योर, खुद मैंने पढ़ के बनाई है, कि इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, पढ़िए और अच्छे से यहाँ पर अपना पेपर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ के साथ में, जो कि है कांगड़ा के प्रवीण लोहिया जी को टेंजन नॉर्गे अवार्ड दिया गया। अब ये जो टेंजन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, ये डिफरेंट एरियाज़ में, लैंड, वाटर, एयर, इनमें जो भी एडवेंचर होते हैं ना, उनके लिए दिया जाता है। तो इन्होंने क्या स्पेशल किया, ये एक तो सबसे पहले बीएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। ठीक है, तो एक बार 2006 में, एक 2018 में। ये जो अवार्ड है टेंजन नॉर्गे अवार्ड, ये कहाँ से आता है? तो बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे लोग जो भी ऐसे बड़े एरियाज़ में क्लाइम करते हैं, उनके साथ में एक शेरपा होते हैं। वो जो पहले एडमंड हिलेरी के साथ भी इनफैक्ट ये शेरपा रहे हैं, इन्हीं का नाम जो है टेंजन नॉर्गे है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। जो मोमेंट है वो तो है ही, उसके साथ में आपका 15 लाख का जो अवार्ड है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। जो प्रवीण लोहिया जी हैं वो कहाँ कहाँ पर चढ़े हैं, तो वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार वहाँ पर नेशनल फ्लैग लहराया है। फिर आपके चंद्रभागा, कंचनजंगा, हनुमान टिब्बा, सो इस तरीके से बहुत सारी पीक्स को उन्होंने कॉन्कर किया है। ये है आपका टेंजन नॉर्गे अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रिटिश एरा की बनी हुई ये ढली में एक टनल थी जिसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये आपकी 1865 में बनी थी और उसके बाद में वक्त के साथ में जो है इसका वेयर एंड टेयर हुआ और अब ये इसको अनसेफ डिक्लेयर किया गया रहने के लिए, ये जो व्हीकल्स हैं उनको पास ऑन होने के लिए। तो अब इसको ऐसे बंद करने का जो है वो सोचा कि नहीं करेंगे, इसको सजाएंगे, तो इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। अब ये कुछ न्यूज़ में नहीं है चीज़ें, इनको एडअप भी कर लेना है करंट अफेयर्स में। ये जो पेंटिंग्स है यहाँ पर क्या बताया गया है, ये एक यात्रा का पोजेशन है। तो यात्रा तो हम सभी को पता है, हिमाचली हम लोग, यात्रा होती है, यात्रा होते हैं, देवता आते हैं, नाचते हैं, डांसेस होते हैं, खूबसूरत नगाड़े बजाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर बनाया है। ये किसने बनाया है, तो उनका नाम है प्रोफेसर हिम चैटर्जी। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले साल पढ़ाया था कि किसी ने, एक व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहाँ पर जो साइलोज थे, वहाँ पर करीब 29,000 स्क्वायर मीटर एरिया को उन्होंने कवर किया था और उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई थी, डिफरेंट सीजन्स जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं उन पे। तो ये वही हिम चैटर्जी हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट को लेकर आए वो दिल्ली से, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मिलकर इसमें पेंटिंग की। अभी एक और चीज़ जो इसके बारे में फैक्ट हमें पता होना चाहिए, इसमें एक डांस है जिसका मेंशन किया गया, जो करते हुए दिखाया, उसका नाम है छोल्टू डांस। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन अपर शिमला में किया जाने वाला ये डांस जो आपका रोडू वाला एरिया है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम याद होना चाहिए, छोल्टू डांस, जो कि अपर शिमला में होता है। तो ये है आपकी ढली टनल। अभी जो है नई बना दी गई है, तो यूजेज में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ है वो वहाँ पर होगा, इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट रखा जाएगा। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोलन एमसी गेट्स ODF++ स्टेटस। ODF इज ओपन डेफिकेशन फ्री, जो कि आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है। यहाँ पे एक और सवाल जो आप लोग मुझे बताओगे कि हिमाचल में कितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है कंपैरिजन में, तो वो कौन कौन सी है वो आप ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी कमेंट नहीं करना है, एक बार सर्च कर लेना, जो चीज़ें हम सर्च करते हैं वो हमें वैसे भी ज़्यादा याद रहती है इस कंपैरिजन जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये पता होना चाहिए ये कब और कहाँ किसने आपका लॉन्च किया था। तो 2014 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने इसको लॉन्च किया था। जैसा इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, के भारत में के जो अर्बन, ये अर्बन भी लग गया आगे, अर्बन एरियाज़ जो हैं उनको किस तरीके से साफ़ रखा जाए, बेसिक्स सारी की सारी चीज़ें, जैसे जो आपका कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसको कैसे घर से उठाया जाएगा, सूखा गीला कचरा अलग किया जाएगा, आगे उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कौन सी सीवेज प्लांट्स में जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसके अंडर आएगी, कैसे इसको किया जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक आपका क्लीनलीनेस है, सैनिटेशंस हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। लाइक बड़ा है, अम्ब्रेला लेवल पे है, तो इसमें बहुत कुछ आपका हुआ। फिर नेक्स्ट जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड्स भी हैं। ये भी जैसा इसका नाम है कि क्लीन सिटीज़ को दिए जाते हैं। पिछले आप याद भी करते हो एग्ज़ाम के लिए कि इंदौर जो है वो पहले स्थान पर आया। इसे में जब स्टेट में अवार्ड दिया गया तो वो शिमला सिटी को दिया गया। शिमला भी एक एमसी है, 2 हो गई, एक सोलन है, एक शिमला है ना। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स थे, वही पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए कि जो कचरा है वो इकट्ठा किया जाता है, घर से उसको एमसी कैसे लेके जाता है, फिर उसको आगे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, और जो आपकी सिटी है वो कितनी ज़्यादा साफ़ है, इसी के बेसिस के ऊपर ये स्टेट अवार्ड दिया गया जो कि शिमला सिटी को मिला। ठीक है जी। इसमें कमाल की बात ये है कि हमें अच्छा लग रहा है ये देखने में, लेकिन जब हम इसके रैंक, ऑल ओवर इंडिया रैंक की बात करते हैं जिसमें पहले नंबर पर इंदौर है, इस तरीके से जो आपकी रैंकिंग है, इसमें पिछले साल शिमला 56 पे था और अभी जो है 188 रैंक पे जा चुका है। तो अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। तो ये कौन से अवार्ड थे याद रखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के, जिसमें शिमला सिटी को यहाँ पर स्टेट अवार्ड दिया गया, लेकिन उसका हमें रैंक भी याद होना चाहिए विच इज़ 188। कभी कभी ना न्यूज़पेपर्स में अलग अलग होते हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर में 188 लिखा होगा, दूसरे में जो है ये अलग न्यूज़ थी, इसमें भी डिफरेंट 110 था। तो इसको हम लोग जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वहाँ से कंफर्म करते हैं कंपैरिजन में, वो ज़्यादा सही रहता है। देन अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है कभी कभी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, 150 लोग जो हैं उनको फार्मिंग ट्रेनिंग दी जाएगी जापान में। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, इसमें जीका प्रोग्राम याद रखना है विच इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा जो है वो देते हैं बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिफाई करने के लिए क्रॉप्स को। तो उसी के अंडर जो है कुछ फार्मर्स को इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जापान जो है यहाँ पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट सीज ओवर 70% राइजेज NDPS केसेस। नूरपुर को ना हम लोग बहुत चीज़ों के लिए जानते हैं, ड्रग मैनेस के लिए भी जाना जाता है, ये आपका जो भी साइबर क्राइम है उसके लिए जाना जाता है, और इलीगल माइनिंग के लिए भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो एक तरफ जो है इधर ऊपर को जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर है, इधर को नीचे को पंजाब है, इधर ये हिमाचल के साथ में है, इसीलिए ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी बनाया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो कहती है कि यहाँ पे NDPS एक्ट जो कि है आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का जो एक्ट है, इसमें 70% राइज देखने को मिला है। तो इसमें आइडिया लगाओ कि कितने सारे लोग जो हैं वो ड्रग अब्यूज़ के केसेस में यहाँ पर हैं। अब जब इसको मैनेज करते हैं, मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड वे में लेक्चर लिया था, मेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कि इसको कैसे कंट्रोल कैसे करना होता है। एक तो होता है कि जो गवर्नमेंट है वो चीज़ों पे बैन लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा होता है कि कैसे लोगों में वो भावना, अवेयरनेस जो है जगाई जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, रिहैबिलिटेट करना है, वो 2 एरियाज़ रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका पुलिस डिस्ट्रिक्ट है ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस तरीके का हमें स्टैट मिलता है तो सबसे पहले हम कंट्रोल करना चाहते हैं पेडलर्स को। पेडलर्स यानी कि जो कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले। वो कौन होते हैं? वो आते हैं जो
एक से मतलब 3 या 4 बार से ज़्यादा जेल में गए हैं, यानी कि वो यहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी कि बार बार जाते हैं आते हैं और वही जो है पेडलिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ पर सरकार लेती है, नशा मुक्ति केंद्र से लेके किस तरीके से इनको आगे मैनेज किया जाए, रिहैबिलिटेशन के लिए हर एक तरफ में इसमें स्टेप्स लिए जाते हैं। पॉइंट बीइंग, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो। मेंस में ड्रग मैनेस अलग से एक स्टेटस वो आपका टॉपिक आता है, तो वहाँ पे इसको ऐड कर लेना है, और मैंने डिटेल में पढ़ाया, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, शिमला के होटलियर्स जो है दे आर डिसहार्टेंड एज द टूरिस्ट इनफ्लो इज 40 सालों में सबसे कम लोग न्यू ईयर पे यहाँ पर आए। इसका जो श्रेय है वो फ्लड्स को भी जाता है अच्छा खासा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब कोविड हुआ था उस साल में भी नए साल पे इससे ज़्यादा लोग थे। अभी जितने भी होटल्स हैं उनका सिर्फ 40% जो है ऑक्यूपेंसी था, बाकी जो है वो खाली था। तो यहाँ पर यानी कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को वैसे कोशिश की गई, क्योंकि फ्लड्स बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग थे, तो उसमें से उभर पाना इज़ मुश्किल, इकोनॉमी के लिए भी, ना सिर्फ लोगों के लिए, इकोनॉमी के लिए भी। तो उसी के ऊपर जो है आने वाले टाइम में कुछ और भी काम किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्चेस 2 गवर्नमेंट पोर्टल्स। ये जो ई गवर्नेंस में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि गवर्नेंस को ईजी कैसे बनाया जा सकता है, जब हम उसको यहाँ पर डिजिटली जो है सारे हमारे पास में बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, कमीशन होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको कनेक्ट किया जाए। कनेक्टिविटी जो है डिजिटली यहाँ पर कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए 2 हैं, एक है रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल, एक है मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल। ये आपके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस वाला डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको डेवलप किया है। जैसा इसका नाम है रिपोर्ट मैनेजमेंट, तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं या मीटिंग्स हैं ये इन्हीं पोर्टल्स के ऊपर, ये सारे कमीशंस में बोर्ड्स डिपार्टमेंट ये जो है कनेक्टिविटी से बढ़ेगी। जो लेटेंसी है, रियल टाइम डेटा एक्सेस होगा, कोई भी डिसीजन लेना है उसमें जो हम कह सकते हैं कि लैग आता है ना टाइम का, कि ये फाइल इधर से उधर जानी थी, ये रिपोर्ट इधर से उधर जानी, वो वाला सब कुछ खत्म हो जाता है इसकी वजह से। तो काम जो है वो जल्दी होते हैं और जो गवर्नेंस है वो ईजी हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हिमाचल प्रदेश ने 2nd फेज़ जो है वो लॉन्च कर दिया है सोलर पावर स्टार्टअप स्कीम का। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें न्यूज़ पूरी की पूरी नहीं है पढ़ने लायक। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है जिसका फेज़ 2 शुरू हो रहा है। इसमें हिमाचल में जितने भी 21 से लेके 45 ईयर्स तक के लोग हैं ना, अगर उनके पास में जगह है, ज़मीन है, अगर वहाँ पर वो ये सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उनको उसके बेसिस के ऊपर कुछ सब्सिडी जो है वो दी जाती है। जैसे कि अगर आप जो है 3 बीघे की ज़मीन के ऊपर 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको 20,000 की मंथली इनकम यहाँ पर मिलती है। सेम वे में 5 बीघे में, 10 बीघे में और प्रोजेक्ट के लेवल के हिसाब से 40,000, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारी जो सरकार है, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उसने बोला है कि 2025 तक हमें ग्रीन स्टेट बनाना है। बजट में को भी उन्होंने ग्रीन बजट कहा था। तो ये वाले जो आपके इनिशिएटिव्स हैं इन्हीं के चलते हुए हम हिमाचल को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं और सोलर पावर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसके लिए ये स्कीम यहाँ पर चल रही है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ गया न्यू डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। थोड़ा पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, घुसना नहीं है। करंट अफेयर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, हमें सिर्फ इसमें से वो उठाना है जो हमारे काम का है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की फिल्म पॉलिसी 2024। मैंने आपको बहुत बार बताया कि पॉलिसीज़ कैसे पढ़ते हैं। पॉलिसीज़ पढ़ते हैं हम लोग कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहले हम जो है टूरिज़्म को यहाँ पर लाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इनकम स्टेट की जो है वो बढ़े, इस तरीके से लाइक पॉजिटिव चीज़ें और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव, एजेंडा, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। इसी के लिए एक फिल्म फैसिलिटेशन सेल, यानी कि फिल्म के जितना भी जैसे परमिशन चाहिए होती है ना बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए एक सेल ही बना देंगे ताकि वो यहाँ पर फैसिलिटेट करे इन सारी चीज़ों को, जो भी उनको रिपोर्ट्स चाहिए, जो भी उनको परमिशंस चाहिए शूटिंग करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे, तो वो सारे के सारे उसके लिए वो वेब पोर्टल बन जाएगा। तो टाइम जो है वो कम लगेगा और ईजी हो जाएगा। फिर आ गया मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना 2023।
ये हम लोग ने बजट में भी पढ़ी है कि फिनेंशियल असिस्टेंस उन औरतों को दी जाएगी जो कि सिंगल हैं या फिर आपकी विधवा हैं, यहाँ पर उनको घर बनाने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो इन्हीं के ऊपर बेसिकली बात हो रही है, क्योंकि जैसे बजट में कोई स्कीम आती है ना तो एकदम से नहीं हो जाती, लाइक बहुत सारी चीज़ें काम होता है उसके पीछे, हमें डेटा चाहिए होता है, किस तरीके से उसको आगे मैनेज किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वहाँ पे हम सिर्फ पढ़ते हैं किताब के लिए। यहाँ पे अभी धीरे धीरे 1 साल में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो सारी स्कीम्स जो है इन एक्शन आना शुरू हो जाती है, तो इसी के लिए ये न्यूज़ में भी रहती हैं। कैबिनेट ने एक और चीज़ की कि लड़कियों की हिमाचल में एज 18 से बढ़ाकर 21 साल जो है वो कर दी गई है। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर थी। एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। नेचर पार्क जो है मोहाल में, वहाँ पर एक रोपवे लगाया जाएगा। ये भी मैं हर साल ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कुछ रोपवेज मेंशन किए गए हैं। ये जो मोहाल है यहाँ पर नेचर कंजर्वेशन पार्क बना हुआ है, कुल्लू में है, तो यहाँ पर हम रोपवे लगा के इसको आसान करना चाहते हैं ताकि टूरिस्ट के लिए भी आसान हो जाए और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका टाइम भी कम हो जाए। फिर आपका मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है 1962 का, कि एक 180 डेज़ का आपका यहाँ पर मैटर्निटी लीव जो है वो ग्रांट करनी है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना सा, लाइक मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आ गया नौणी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 नए प्रकार की फ्रूट फ्लाइज जो है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। फ्रूट फ्लाइज क्या होती हैं? ये होते हैं मशेड़ू, जैसी मेरी दादी बोलती है। तो ये वो होते हैं, एक 2 नई यहाँ पर उनकी स्पीशीज़ जो है वो मिली है। नाम हमें पता होने चाहिए। एक तो है टेफ्रीडाइटिस, और ये वाला याद कर लेंगे, बैक्ट्रोसेरा प्रभाकरी और आपका टेफिरिस हिमालयी। सो ये बस हल्का सा इनका नाम होना चाहिए कि ये आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी से यहाँ पर निकले हैं। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हो। जैसे ये जो आपकी इनमें से एक है ये डच एग प्लांट। एग प्लांट क्या होता है? ब्रिंजल, जो आपका बैंगन होता है उसी को एग प्लांट बोला जाता है। तो ये उसमें पाई जाती है। इनके अलग अलग एरियाज दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है फिश प्रोडक्शन डिक्लाइंस इन गोबिंद सागर। हिमाचल में अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास में रिजर्वॉयर्स हैं, यानी कि हम लोग ने डैम बना के रखे हैं, तो बड़े रिजर्वॉयर हैं, वहाँ पर हम लोग फिशिंग भी करते हैं। जैसे गोबिंद सागर लेक है, फिर आपका कोल डैम हो गया, पोंग डैम है, चमेरा रिजर्वॉयर है। यहाँ पर बड़ी मात्रा पे फिशिंग की जाती है, और वो भी लाइक बहुत अच्छी स्पीशीज़, जैसे हमने सुना था कि रेनबो ट्राउट हम लोग बाहर से लेकर आए थे। फिर इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ जो है हम लोग वहाँ पर रखते हैं। कार्प होती है, वो सारी की सारी। तो अब यहाँ पे जो स्टैट्स है वो कह रहे हैं कि ये जो आपका गोबिंद सागर है, यहाँ पर फ़िश का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है। इसके क्या रीज़न्स हैं? इसका रीज़न जो है एक ये भी बताया जा रहा है कि ये आपके जब पीछे हम लोग नदी में सतलुज में जाते हैं तो ऊपर जो है कोल डैम भी है, देन आपका खरचम वांगड़ू, कहाँ पर है ये? वांगटू, ये है किन्नौर में। तो ये यहाँ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ नीचे आता हुआ जो पानी है वो कम हो जाता है, और इसी की वजह से फ़िश की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल इनलैंड फिशरीज़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा है कि कैसे इसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि बिगर साइज़ फ़िश का जो सीड है, यानी कि जो भी फिशेस छोटी वाली नहीं लेके आते, वो जो है ज़्यादा उनको लेकर आना है, बड़े स्टॉक में लेकर आना है। तो इस तरीके से, और डिफरेंट स्पीशीज़ जो है उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ जो एक्स्ट्रा एडवाइसेस हैं, सजेशंस हैं, वो भी दिए। नेक्स्ट आ जाता है शिमला का जो प्लान है, शिमला डेवलपमेंट प्लान। ये भी मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रही हूँ। तो करंट अफेयर्स अगर आपने ढंग से कुछ महीने भी पढ़ लिया ना, तो सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो रीअकरिंग होते हैं, फिर अब आप उनको बहुत अच्छे से खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो है विजन 2041। आसान भाषा में समझाती हूँ, इसको खुद पढ़ लेना है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि शिमला में ना, मेन शिमला में बहुत ज़्यादा कंजेशन है। तो शिमला डेवलपमेंट प्लान आया कि हम सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे, नारकंडा, फागू, चमियाना। तो इस तरीके से कि सैटेलाइट टाउन्स की यहाँ पर आपका इको टूरिज्म शुरू करेंगे, जैसे ट्रेल्स बना दिए, या जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं वैसे वाला, ताकि जो मेन शिमला है उसके ऊपर जो रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वो डाइवर्ट हो जाए। इसमें ही शिमला में एक एलिवेटर लगेगा, जाखू में क्या होगा, ऐसे करके एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है जो कि 2041 तक यहाँ पर विजन है एक रखा हुआ जो कि पूरा होगा। ठीक है,
तो इसके ऊपर बार बार जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, वो रोक लगा देता था कि ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो हिमालयाज़ हैं वो इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो ऐसा ना हो कि इसको हम छुएं और वो उल्टा पड़ जाए हमारे ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट इसको बार बार जो है वापस से ये केस आता जाता रहता है। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाँ कर दिया है, लेकिन पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दी, एनजीटी फिर से डाल देता है कि ये नहीं है ठीक, इसको नहीं करना है यहाँ पे। पर हमें पता होना चाहिए कि अगर विजन 2041 है तो ये किससे रिलेटेड है, ये शिमला डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड है। इसमें हम करना क्या चाहते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। वैसे तो अभी अप्रूव कर दिया है, लेकिन एनजीटी जो है वापस इसमें आ ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री गिव्स नोट टू 191 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि इसका नाम पता हो, थाना पुलाव हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ये ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो बस इसमें इतना सा कि ये भी नहीं भी इसका फिगर याद रखना हो कि कितने मेगावाट का है, तो कम से कम इतना पता हो कि थाना पुलाव हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है मंडी में है और ब्यास रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैल्शियम क्लोराइड एंड ब्राइन प्लांट इनॉग्रेटेड इन शिमला। तो शिमला में आपके ये जो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, थोड़ा सेटायरिकल भी है ये कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ना, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है या ब्राइन है, इसको छिड़का जाता है। इससे जितनी भी बर्फ़ है वो आपकी पिघल जाती है और रास्ते एटलीस्ट साफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार इतनी बर्फ़ ही नहीं पड़ी है, तो ये क्लाइमेट चेंज भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जो आपका PWD है, उन्होंने इसके जो कैल्शियम क्लोराइड है और ब्राइन है, इसको इसका जो है प्लांट ही इनॉग्रेट कर दिया कि इसको हम लोग यहाँ पर बनाया करेंगे। ऑल ओवर हिमाचल बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, तो ये इजीली यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया, इंस्टॉलिंग GPS इन एप्पल फेयरिंग। ये मैंने कुछ महीने पहले आपको न्यूज़ बताई थी कि कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारा जो सेब ऊपर अपर एरिया से नीचे आता है, तो बीच में जो आपके ट्रक्स हैं वही गायब हो जाएंगे, जिससे कि बड़ा नुकसान होता था लोगों को। तो इसी के लिए यहाँ पर हर एक जो आपका हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि हर एक जो भी गाड़ी सेब लेके जाएगी उसमें GPS वहाँ पर लगाया जाएगा, जिसको एप्पल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव्स भी कहा गया। ये जो इनिशिएटिव है इससे 95%, 3-4 महीने पहले ही पढ़ाया था मैंने, 3-4 महीने में 95% ड्रॉप देखने को मिला है इन दी थेफ्ट ऑफ एप्पल्स। वो जो गाड़ियाँ हैं वो जो है चोरी होनी कम हो गई, या अगर हो जाती है तो ट्रैक हो जाती है वापस, क्योंकि GPS सिस्टम्स लगे हुए हैं हर एक गाड़ी में जो कि फ्रूट्स लेकर जा रही है। तो ये थोड़ा सा जो है अपडेट इसमें आप बोल सकते हो पुराने वाले में। सो दैट इज़ इट, इतनी न्यूज़ थी आज हमारे पास में। बाकी आप कोई सवाल रहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं, तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आने वाले टाइम में पेपर आएंगे। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।